हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास के 13th चैप्टर का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, यानी कि वृद्धि हार्मोन के बारे में। जो हमने पढ़ लिया ऑक्सीन्स, हाँ है ना। हमने देखा कि पादप वृद्धि कैसे होती है, किस तरीके से कुछ कारक होते हैं जो पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, कुछ संश्लेषित किए जाते हैं। ऑक्सीजन में हमने ये चीज़ें देखी। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, या फिर हम कहेंगे कि जो ग्रोथ को, वृद्धि को बढ़ाता हो, यानी कि वृद्धि प्रवर्ध हार्मोन, है ना। तो जिब्रेलिन क्या है? एक तरह का ऐसा हार्मोन है जो कि वृद्धि को बढ़ाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जिब्रेलिन्स, यानी कि जिब्रेलिन्स क्या है बच्चों, इसके बारे में आपको कुछ कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी होगी। तो जहां मैं हाईलाइट करूंगी या जहां पर मैं बोलूंगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मेंशन इन योर कॉपी ऑल्सो, कि आप क्या करोगे अपनी कॉपी या नोटबुक में भी उसको मेंशन कर लेना या बुक में कर लेना, जैसा भी आपको सही लगे। बट इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैंने ऑक्सीजन के क्वेश्चंस बताए, सेम हियर कुछ जिब्रेलिन्स के भी क्वेश्चंस उठ के आते हैं जो आपको ध्यान में देने हैं। जिब्रेलिन्स की खोज जापान में हुई, जो चावल के एक रोग से संबंधित थी। यानी से आपसे पूछा जा सकता है कि जो जिब्रेलिन है उसकी खोज कहाँ हुई, तो आप बोल सकते हो जापान में हुई, आई मीन टू से जापान में हुई। और ये कब हुई? जब एक प्लांट में, वो कौन सा प्लांट था अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, जब एक प्लांट में रोग देखा गया, तब हमने पता लगाया कि जापान के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हाँ, कुछ ऐसा होता है कि जहां पर क्या हो रहा है, रोग आ रहा है। क्लियर बात। जापान में 1890 में धान के खेतों में कुछ पौधे असामान्य रूप से लंबे पाए गए। क्या हुआ बच्चों कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या है? चावल की खेती है ना, चावल या फिर धान की खेती है। ओके, तो उन्होंने देखा कि जो सामान्य ग्रोथ है, सामान्य ग्रोथ यहाँ तक की है, या मान लो यहाँ तक की है, जो पीछे तक आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ जो प्लांट्स थे वो देखो इस तरीके से ग्रोथ कर रहे थे, इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, लंबे भी थे और पतले भी थे। ठीक है, तो असामान्य रूप से लंबे पाए गए तथा उनमें पुष्पन का अभाव भी देखा गया। किसका अभाव देखा? पुष्पन का अभाव भी देखा गया। इस रोग का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा, इस रोग का नाम है बैकने, है ना। इस रोग का नाम है बैकने। क्या होगा उसके दौरान? ये सर्वप्रथम चावल में देखा गया, जापान में देखा गया। क्या हुआ इसमें कि जो चावल की खेती हो रही थी, वहाँ देखा कि चावल के कुछ पादप बहुत ही ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, पुष्पन का अभाव भी हो रहा है। और इस तरह के रोग को उन्होंने क्या कहा? बेकने रोग कहा। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखें, हॉरी, जो हॉरी नाम के साइंटिस्ट थे, इस रोग का अध्ययन किया। मतलब हॉरी ने इस रोग का अध्ययन किया। किस पे? बेकने रोग का अध्ययन किया। ओके, इन्होंने बताया कि इस रोग से ग्रसित पौधे, जो बैकने रोग से ग्रसित पौधे हैं, वह असामान्य रूप से लंबे हैं एवं पतले भी हैं। तो तीन चीज़ें हमें पता लगी। हॉरी नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जापान में चावल के पौधों में बैकने रोग को देखा, जिसके अंतर्गत जिस भी पादप में बैकने रोग था, उसमें जो पौधे हैं वो असामान्य वृद्धि कर रहे थे, असामान्य लंबे हो रहे थे एवं पतले भी थे, और इसी के साथ साथ उसमें पुष्पन का अभाव भी था। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनमें पुष्पन नहीं होता, ये फल व बीज उत्पन्न करने में भी असमर्थ थे। इन्होंने ना तो, जब पुष्प ही नहीं होगा तो बीज नहीं बन पाएगा, हाँ या ना, और फल भी नहीं बन पाएगा। अतः इन्हें बेवकूफ नवोद्भिद भी कहा, फुलिश सीडलिंग कहा। क्यों कहा फुलिश सीडलिंग? बिकॉज ऑफ, देखो
एक तो इतने लंबे हो रहे हैं एवं, है ना, इतने ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं है। जब अपन अननेसेसरी काम करते हैं तो कोई हमको बोलते हैं ना पागल है क्या तू, है, अरे बेवकूफ़ हो गया है कि ये काम कर रहा है ज़बरदस्ती का, जब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सेम हियर यहाँ पर भी क्या हुआ बच्चों कि ये जो प्लांट था, है ना, वो अननेसेसरी ग्रोथ कर रहा था जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और ऊपर से लंबा भी हो रहा था और पतला भी, है ना, पतला हो रहा था जिसकी वजह से ना तो उसमें फ्लावर्स आ रहे थे, है ना, ना तो उसमें फ्लावर्स आ रहे थे और ना ही उसमें फल और बीज बन रहा था। तो वो एक हमारी कहावत है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, यानी कि तुम लंबे हो रहे हो लेकिन ना तो छाया मिल रही है ना, ना ही हमें कुछ और मिल रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रहे हो कि भाई बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भैया उसमें फल तो लग रहे हैं एटलीस्ट, यहाँ तो ये कंडीशन भी नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या बोला, जो हौरी थे उन्होंने इस तरह के नवोद्भिद को क्या बोला, बेवकूफ़ बोला, फुलिश सीडलिंग बोला, है ना। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर जब ग्रोथ अननेसेसरी हो रही है, जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहे हैं तो ये पतले हो गए। अब जैसे ही हवा चलेगी, जैसे ही हवा चली और ये देखो टूट गया, जैसे ही हवा चली टूट गया। तो यानी कि इनमें ग्रोथ जो लंबाई बढ़ी वो अननेसेसरी थी और रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो जापान में बैकने नामक जो रोग होता है चावलों में, उसमें उसको फुलिश सीडलिंग क्यों कहा जाता है या फिर जो बेवकूफ़ नवोद्भिद क्यों कहते हैं। तो क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। धान का यह रोग एक कवक जिब्रेला यूजिकोराए, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिब्रेला फ्यूजिकोराए क्या होता है, जिब्रेला फ्यूजी, है ना, फ्यूजिकोराए, ये एक तरह का क्या है, कवक है, यानी कि फंगस है ना, उससे होता है, इंपॉर्टेंट है। जिब्रेला फ्यूजिकोराए, जिब्रेला फ्यूजिकोराए, इसका देखो नेम भी कैसा होता है, जापानी जैसा लग रहा है ना, ठीक है। कुरोसावा ने प्रमाणित किया। अब कुरोसावा कौन है, एक और अन्य वैज्ञानिक है, क्या है, एक और अन्य वैज्ञानिक है। देखो हौरी ने तो कर दिया, अपनी बात बता दी, उन्होंने तो बेवकूफ़ सीडलिंग या फिर फुलिश सीडलिंग बोल दिया। अब इन्होंने और अध्ययन किया, फाइन, उन्होंने ये भी बता दिया कि इस वाले कवक की वजह से ये बीमारी होती है। लेकिन कुरोसावा नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर और अध्ययन और रुचि दिखाई। तो क्या हुआ, इन्होंने प्रमाणित किया कि इस कवक के स्त्राव को, इस कवक में एक सिक्रीशन होता है, पौधों पर छिड़कने से यह रोग हो जाता है। यदि इस कवक का जो सिक्रीशन है उसका स्प्रे किया जाए, उसका स्प्रे किया जाए तो ये रोग जो नॉर्मल प्लांट है, मतलब जो चावल के नॉर्मल प्लांट है, उसमें भी करवाया जा सकता है। ओके, याबुता व हायाशी, याबुता देखो नाम सारे जापानीज ही मिलेंगे आपको। ओके, याबुता और हायाशी, इन्होंने क्या बोला, इस कवक से शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन प्राप्त होता है। आपको पता है देखो हार्मोन जो है, ठीक है, हार्मोन है, एक केमिकल होता है, तो इन्होंने केमिकल जो है वो कैसा निकाला, क्रिस्टल फॉर्म में निकाला, है ना, क्रिस्टल फॉर्म में निकाला। जैसे नमक के या चीनी के दाने लाइक होता है, वो क्रिस्टलाइजेशन वाला ही होता है, वैसे ही क्रिस्टल फॉर्म में निकाला और इसे जिब्रेलिन नाम दिया। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है जिब्रेलिन की खोज किसने करी, है ना, और जिब्रेलिन नाम किसने दिया। तो नाम कहाँ गया, याबुता और हायाशी ने, और इसकी खोज जो करी है, मतलब देखो नाम तो इन्होंने दिया लेकिन खोज का श्रेय जो है कुरोसावा को भी जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बताया, या फिर हम कहें कि हौरी और कुरोसावा, इनके योगदान से पता लगा कि ऐसा कोई रसायन है या ऐसा कोई कवक है जिससे कोई सिक्रीशन होता है और वो एक तरह का जिब्रेलिन है, ग्रोथ हार्मोन है। क्लियर। नेक्स्ट, ब्रायन व सहयोगी, यानी कि जो उनके साथ के पर्सन थे, एकल जिब्रेलिन का शुद्ध रूप प्राप्त किया। यानी कि अब आपको बोलोगा कि एकल जिब्रेलिन को आइसोलेट किसने किया, एकल जिब्रेलिन को किसने सर्वप्रथम निकाला, या हम कह सकते हैं कि शुद्ध रूप में प्राप्त किया, और इसे क्या बोला, जिब्रेलिक अम्ल। तो जिब्रेलिक अम्ल को किसने आइसोलेट किया सर्वप्रथम,
ब्रायन व उनके सहयोगियों ने। गेट इट? विभिन्न कवकों एवं उच्च पादपों में अब तक 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन प्राप्त किए गए हैं। मतलब 100 से अधिक जिब्रेलिन प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें है GA1 जिब्रेलिक अम्ल, ठीक है, या एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3 और सो ऑन। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है GA3, ठीक है। GA3 सबसे पहले खोजे जाने वाला, सामान्य रूप से पाए जाने वाला जिब्रेलिन है। क्लियर बात? तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस की बात कर ली, ठीक है। कहाँ खोजा, क्या, किसने खोजा, किसने रसायन के रूप में देखा, किसने स्त्रवण किया, किसने उनको एक रसायन का नाम दिया जिब्रेलिन। इसके अलावा हमने देखा कि यदि जिब्रेलिन को आइसोलेट किया गया, जिब्रेलिक अम्ल को आइसोलेट किया तो किसने किया। फिर हमने बोला कि इसमें 100 से अधिक जो है जिब्रेलिन निकाल लिए गए हैं, उसमें से GA3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नेचुरली अकरिंग है। फाइन, नेक्स्ट, रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ जिब्रेलिन, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से सभी जिब्रेलिन जिब्रेलिक अम्ल होते हैं। यदि हम रासायनिक दृष्टि से जिब्रेलिन को देखें तो ये सभी क्या होते हैं, जिब्रेलिक एसिड होते हैं, GA, तभी हम इसको GA लिखते हैं मोस्टली, ओके। सभी जिब्रेलिन की मूल संरचना समान होती है। सभी जिब्रेलिन की जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इक्वल होता है, समान होता है। इनमें एक गिबेन वलय पाया जाता है, एक वलय होती है जिसको हम बोलते हैं गिबेन वलय, ओके, रिंग फॉर्म में। कुछ के गिबेन वलयों में 19 कार्बन, कुछ में 20 कार्बन परमाणु होते हैं। मतलब कुछ जो हम कह सकते हैं जो जिब्रेलिन एसिड्स हैं हमारे, उसमें क्या होगा, कुछ में तो 19 कार्बन होंगे, कुछ में 20 कार्बन होंगे, कुछ में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जिब्रेलिन के रासायनिक सूत्र निम्न हैं। आप बच्चों GA3 का तो याद ही कर लेना, C19 H22O6, 19-22-6, 19-22-6 ऐसे करके याद करोगी। देखो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ का, आप भी जानते हो कि या तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लें तो हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ है ना, या फिर अभी आपको पता है कि एग्जाम बिल्कुल सर पे है, स्ट्रक्चर बनाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस तरीके से उसको लर्न कर सकते हो। गेट इट? रासायनिक दृष्टि से सभी जिब्रेलिन टर्पिन्स के होते हैं। ऐसे ही हमने ऑक्सिन का भी देखा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जैसे कि रासायनिक दृष्टि से जिब्रेलिन टर्पिन की तरह है, वैसे ही ऑक्सिन रासायनिक दृष्टि से किस तरीके से है। कल मैंने उसको बहुत ज़्यादा इंडिकेट भी किया था, आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है, आंसर करेंगे मुझे। इनका स्थानांतरण अध्रुवीय होता है। जो स्थानांतरण है वो कैसे होगा, अध्रुवीय। उसमें क्या होता है, कुछ विसरण की तरह से पाए जा रहे थे, याद आ रही है वो चीज़ हमें देखना है। प्रकाश से ये प्रभावित नहीं होते, जबकि ऑक्सीजन जो थे, ऑक्सीजन वो क्या हो रहा था, मूवमेंट कैसे दिखा रहा था, प्रकाश की प्रेजेंस में, हाँ या ना, मूवमेंट दिखा रहा था, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, ये स्ट्रक्चर एक बार आप देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा ये टर्पिन्स के होते हैं और ये प्रकाश में मूवमेंट से कोई रिलेशन इनका नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जिब्रेलिन क्या होता है और उसकी रासायनिक प्रकृति किस तरह की होती है। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।